अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू वर्ल्ड वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की एपिसोड पीरे कामिल, जिसमें हम ज़िंदगी के अलग रंगों को बदलते देखेंगे। असजद दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो बेटा, कहो क्या बात है। अच्छा, सोफ़े पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, कोई ख़ास बात है बेटा? हाँ मामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे बेटा। तुम गए थे वहाँ पे? वहाँ, शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैं वहाँ गया था। कैसी है वो? इस बार तो ख़ासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असजद का लहजा कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? बताओ मुझे। अम्मी, मुझे मामा पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। इसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो भाई मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई मुझसे। पहले जैसे कोई बात ही नहीं रही इसमें। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे क्या हो गया है। तुम्हें वहम हो गया है असजद। इसका रवैया क्यों बदलने लगा तुमसे? तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं ये बात समझ रहा था कि शायद मुझे वहम होगा, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे हैं। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात कर रही थी मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश पर मेज़ रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा इससे? एक बार नहीं, कई बार मामा। फिर हर बार एक आपकी तरह भी यही बात कहती कि मुझे गलतफहमी हो गई है। इसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। या ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं हो सकता है वाकई ये बात हो? शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ़ हो। शकीला को बेटे के खदशात बालकर बेमानी लगे। ज़ाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियाँ आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो नहीं रहे तुम दोनों। तुम मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो, उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल इसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहे, कम अज़ कम वो तो अपने फ़र्ज़ से सुबदोश हो जाएंगे। शकीला ने इंकशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा पागल, वैसे उसने कई बार कहा। मेरा ख़्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है मामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ हो सकता है। बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए, असजद ने कुछ मुतमईन से लहजे में कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। इसके चेहरे पर बलूगत का वो गहरा रवान नज़र आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और इस रवैये ने इसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। इसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए इसकी आंखों में एक तरह अजीब तरह की बेचैनी और इस तरह तराब था। वो इस वक्त एक पुरहजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेज़ी से तकरीबन उसे उड़ाते हुए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत रेश अंदाज में मोटरसाइकिल को चला रहा था। इसने 2 दफ़ा सिग्नल तोड़ा, 3 दफ़ा ख़तरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफ़ा बाइक चलाते चलाते इसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही देर दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफ़ा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्ज़ी का टर्न ले लिया।
एक दफ़ा तो वो ज़िगज़ैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफ़ा इसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पाँव उठा दिए। फिर यकदम इसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस लेन को तोड़ा, दूसरी लाइन में सन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चरचराने लगीं। इसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपना हाथ उठा दिया। बाइक पूरी कुव्वत रफ्तार के साथ सामने आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। वह एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज़ से गिरा। इसे अंदाज़ा नहीं हुआ इसका जहन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्टर के पीछे खड़े थे, मगर हाल में मौजूद स्टूडेंट्स की नज़रें हमेशा की तरह इनमें से एक पर मरकूज़ थीं। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्विंसिंग कर रहे थे और वो प्रोग्राम भी एक इसका हिस्सा था। दोनों के रोस्टर पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट पर सलार और दूसरे पर वोट फॉर फैज़ान लिखा था। इस वक्त फैज़ान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिन इक़्तिदामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सलार पूरी संजीदगी से इसके साथ इसे देखने में मसरूफ़ था। फैज़ान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रर था। इस वक्त भी वो अपने जोश व खिताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ़ था। इससे ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था, जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से इसकी आवाज़ और अच्छे तरीके से लोगों को मुतासिर कर रही थी। हाल में बिलाशुबा सकूत तारी था और ख़ामोशी सिर्फ इसी वक्त टूटती जब फैज़ान के सपोर्टर्स इसके अच्छे खासे जुमले दाद देना शुरू कर देते और हाल तालियों से गूंज उठता। आध घंटा के बाद जब वो अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हॉल में अगले कई मिनट तक तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सलार इस्कंदर भी शामिल था। फैज़ान ने एक फातिहाना नज़र हॉल पर और सलार पर डाली। इस तालियां बजाते देखकर इसने गर्दन के हल्के इशारे से इसे सराहा। सलार इस्कंदर आसान हरीफ नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था स्टेज सेक्रेटरी अब सलार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सलार ने बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो यक लहजा ठहराया। फैज़ान अकबर एक मुकर्रर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का सासा हैं। मैं या दूसरा कोई भी इनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हा के लिए रुका। इसने फैज़ान के चेहरे को देखा, जिस पर एक फ़ख्रिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सलार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे में इसकी मुस्कुराहट को गायब कर दिया था। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हाल में हल्की से इसके खलखलाहटें उभरीं। सलार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रर में बहुत फ़र्क होता है। मुकर्रर को बातें करनी होती हैं, हेड बॉय का काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और डूअर का फ़र्क होता है। गेट ड्रॉज, ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। सलार के सपोर्टर्स की तालियों से हाल गूंज उठा। मेरे पास फैज़ान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्ज़ों की रवानी नहीं है। इसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मुतासिर कौन रिकॉर्ड, और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्ज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दरिया नहीं बनाने पड़ेंगे। मुझे सिर्फ एक अल्फाज कहने हैं। वह एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। इसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ़ किया था, इस वक्त हाल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड में वो इसी नपे तुले कैलकुलेटेड अंदाज में बोला जो इसका खासा था, और इसी 1.5 मिनट ने फैज़ान का तख्ता उलट कर रख दिया था। इस इब्तदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सलार इस्कंदर इन जवाबात में भी इतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था इसने अपनी तकदीर में लिया था। इसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैज़ान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैज़ान की वसाहत और बलागत जो पहले इसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त इस स्टेज पर सलार के मुख्तसर जवाब के सामने चब्र ज़ुबानी नज़र आ रही थी। इसका एहसास ख़ुद फैज़ान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सलार एक लफ्ज़ या एक जुमले में देता था, इसके लिए फैज़ान को आदतन तहमीद बांधनी पड़ती थी, और सलार का अपनी तकरीर में इसके बारे में कहा गया तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर रहा है और बातें ही कर सकता है। सलार इस्कंदर को हेड बॉय क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं। जवाब आया। क्या ये जुमला खुद सताइशी नहीं है? एतराज़ किया गया। नहीं, ये जुमला खुद सताइशी है। एतराज़ को रद्द कर दिया गया। खुद सताइशी और खुद सनाशाई में क्या फ़र्क होता है?
एक बार फिर चुभते हुए लहजे में पूछा गया। वही जो फैज़ान अकबर और सरार सिकंदर में है, संजीदगी का कहा गया। अगर आपको हेड बॉय ना बनाया गया तो आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क मुझे नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फ़र्क कौम को पड़ता है, इस बेहतरीन आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को बेहतरीन आदमी कह रहे हैं, एक बार फिर एतराज़ किया गया। क्या इस हाल में कोई ऐसा है जो ख़ुद को बुरे आदमी के साथ इक्वल करे? हो सकता हो या हो भी, फिर मैं इससे मिलना चाहूँगा। हाल में हंसी की आवाज़ें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सलार सिकंदर जो तब्दीलियाँ लाएगा इसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम मैं हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए, फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाज़रीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वह एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं पूरा का पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सलार इसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानता हूँ और मैं जानना चाहूँगा आपके ग्रुप के लोग कितने हैं? इसने पूछा। 6, इस लड़के ने कहा। सलार ने सर हिला दिया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि अगर हम 2,67,895 में से 9,52,852 को जमा करें और फिर इसमें 3,99,999 को तफरीक करें, फिर इसमें 9,29,292 को जमा करें और इसमें से वो श्रीलंकन लड़का ठहर कर एक कागज़ पर लिखा हुआ एक और सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़रब कर दें, फिर इसे 2 के साथ तकसीम करें और जवाब में 4,92,364 को जमा कर दें तो क्या जवाब आएगा? लड़का अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। 8,14,02,473। बड़ी बड़ी बरक रफ्तारी के साथ सलाह ने जवाब दिया। इस लड़के ने कागज़ पर एक नज़र दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैज़ान अकबर को अब वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटा के बाद जब वो सरार सिकंदर से पहले स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो इसके मुकाबले में पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले इस लड़के से इसी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद नहीं हुआ था। मामा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोटिस को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर इसने साथ को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को बल्कि आहिस्ता किए इसके घर चक्कर लगा रहा था। कल। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मामा ने अपनी फ़ाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, वो बोला। क्यों? मामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ना, और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं और आप मुझे सैर करवाने के लिए ले जाती हैं और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। इसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती हैं? मामा अंदाज़ा नहीं कर सकी ये तजवीज़ थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ तुम्हें? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कैसे रहोगे वहाँ? मामा ने कहा। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। इसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें ना। अच्छा, जल्दी आया करूँगी, मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करो। मैं फ़ोन क्या करूँगी तुम्हें? हाँ, ये ठीक है। साथ को इसकी तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर लगाने लग गया। मामा बेदहानी के आलम में इसे देखने लगी। वो इसका भाई नहीं था, 5 साल पहले इनके घर आया था। कहाँ से आया था इसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि इसे इसके बारे में इस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर क्यों लाया गया था वह अच्छी तरह नहीं जानती थी। साद अब 10 साल का हो गया था और वह घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। मामा से वो सबसे ज़्यादा मानूस था। मामा को इस पर अक्सर तरस आता। तरस की वजह से इसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह इसका मुस्तकबिल था। इसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी इस वक्त इस तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो इनके मुस्तकबिल पर भी तरस खा रही थी और इनके तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साथ पर नज़रें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसे देखते हुए वो इसी तरह की बहुत सारी सोचों में उलझ जा रही थी, मगर इसके पास कोई हल नहीं था। वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो चारों इस वक्त लाहौर के रेड लाइट एरिया में मौजूद थे। इनकी उम्रें 18-19 साल के लगभग थीं।
और अपने हुलिये से चारों अपर क्लास लगते थे, मगर वहाँ ना इनकी उम्र का कोई नुमाया कर देने वाली चीज़ थी और ना ही इनके अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली इम्तियाज़ी खसूसियत, क्योंकि वहाँ पर इनमें से कम उम्र में लड़के भी आते थे अपर क्लास के इलाके से और दूसरे इलाके के मुस्तकबिल कस्टमर भी आते थे। चारों लड़कों के रेड लाइट एरिया की टूटी हुई गलियों से गुजरते जा रहे थे। 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ एक चौथा कदरे तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो पहली बार वहाँ आया था, और तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली इस गुफ्तगू से ये ज़ाहिर हो गया था कि वो वाकई वहाँ पहली बार आया था। गली के दोनों तरफ में खुले दरवाज़ों में बनाव सिंगार किए नीम अरियां कपड़ों में मलबूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफ़ेद, सांवली, स्याह, गंदमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल सूरत वाली। गली में हर शक्ल और हर काम उम्र का मर्द गुजर रहा था। लड़का वहाँ से गुजरते हुए हर चीज़ पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते इस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। लड़का जवाबन हंसा, कितनी बार? ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ मैं, अक्सर आता हूँ यहाँ पर। इस लड़के के कदरे फ़खरिया अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही, नथिंग स्पेशल अबाउट देम, इसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी है तो कम से कम इन्वायरमेंट तो हो, अच्छा माहौल तो मिले। इट्स सच अ डर्टी फिल्थी प्लेस। इसने गली में मौजूद घड़ों और कूड़े करकट के ढेरों को देखते हुए नागवारी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड के होते हुए यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? इसने इस बार अपनी भवें अचकाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है, गर्लफ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं। गर्लफ्रेंड इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा। और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्टर्स का डांस दिखाने हम तुम्हें यहाँ ले जा रहे हैं, वो तो बस। दूसरे लड़के की बात पहले लड़के ने काट दी। इनका डांस तुम पहले भी देख चुके हो और तुम पहले भी दिखा चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ कोई क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज से पूछा। ये तुम आज खुद इनसे पूछ लेना। मैं कभी इस तरह के सवाल नहीं करता किसी से। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा इसी तरह चुभती हुई नज़रों से सीधे से देखता रहा। इनका सवाल भला आखिर इस गली के आखिर में एक इमारत के सामने ख़त्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोती के बहुत से हार खरीद लिए और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हाथ दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में लपेट दिया जो वहाँ आने पर एतराज़ कर रहा था। फिर इन दोनों लड़कों ने कि वहाँ से पान खरीदे। तम्बाकू वाला पान दूसरे लड़के ने भी इस लड़के के लिए ख़रीदा और इसे दे दिया, जो शायद ज़िंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इस इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नज़रों से चारों तरफ देखा। फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ़ सुथरी और ख़ासी हद तक आरास्ता थी। गाँव तकिए और चांदनियाँ बिछी हुई थीं और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहाँ मौजूद थे। रक़्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती हुई इनकी तरफ आई और इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने इसे गौर से देखा। इस औरत को देखकर कहा, अधेड़ उम्र औरत की वो औरत जिसके चेहरे से बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोती और गुलाब के गजरे लटकाए, शफून की एक चिंगारती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज़ इसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहनाया गया भी नहीं था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहाँ इसने इसे बिठा दिया। पहले लड़के ने वहाँ बैठते ही मुंह में जो मौजूद पान इस पानदान में उगल दिया जो इनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान में मुंह में होते हुए इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी इसके लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़कों के वहाँ बैठकर मुअद्दम आवाज़ में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का इस हाल के चारों तरफ मौजूद गाँव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियाँ रखे बैठे थे। इनमें से अक्सर सफ़ेद लट्ठे के कल्फ लगे कपड़ों में मलबूस थीं। इसने ईद के इज्तिमात के अलावा आज पहली बार किसी और जगह पर सफ़ेद लिबास पहने वालों को इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। ख़ुद वो अपने साथियों की तरह स्याह जीन्स और इसी तरह के अधनंगे आधे बाजू वाली टी शर्ट में मलबूस था। इनकी उम्र कुछ
इनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहाँ मौजूद थे जो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक औरत इसी तरह चीखते चिंगारते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहाँ आकर हाल के दरमियान में बैठ गई और एक गज़ल सुनाने लगी। इसके साथ कुछ साजिंदे भी थे। 2 गज़लें सुनाने और अपने ऊपर अच्छा उछालने नोटों के बाद वो खासी खुश और मुतमईन वापस चली गई। इसके जाने के फ़ौरन बाद ही फ़िल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हाल में दाखिल हुई और हाल में मौजूद हर मर्द की नज़रें इससे जैसे चिपक कर रह गईं। इसने हाल में बारी बारी चारों तरफ घूमकर हर एक को सर के इशारे से खुशामदीद कहा था। साजिंदों को इसके बाद किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा। कैसेट प्लेयर पर बारी बारी चंद हिजान अंगेज़ गाने लगाए गए थे जिन पर इस औरत ने अपना रक़्स पेश करना शुरू कर दिया था और कुछ देर बाद पहले की खामोशी एकदम ख़त्म हो गई थी। चारों तरफ मौजूद मर्द इस औरत को अदाद व तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब नोशी में मसरूफ़ थे। इनमें से कुछ जो ज़्यादा जोश में आ रहे थे वो उठकर इस एक्ट्रेस के साथ डांस करने में मसरूफ़ हो गए। हाल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत किए बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो वही लड़का था, मगर इसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस एक्ट्रेस के रक़्स से खासा महफूज हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपना रक़्स ख़त्म किया तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इतना गफ़ील हो चुके थे कि वापस घर जाना इनके लिए मसला इसलिए नहीं था क्योंकि इनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वह सब वहाँ रात गुजारने आए थे। इन चारों ने भी रात वहीं गुजारी। अगले दिन वहाँ से वापसी पर गाड़ी में इस दूसरे लड़के ने जमाही लेते हुए पहले लड़के से पूछा। इस वक्त लापरवाही से गाड़ी बाहर देखने में मसरूफ़ था। कैसा रहा तजर्बा तुम्हारा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं? तुम भी बस। इसने कदरे नाराज़गी से इसके आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए जगह अच्छी है, इसके लिए और क्या कह सकता हूँ, मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैंने रात गुजारी है, इस लड़के ने 2 टोक अंदाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए सब आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मौज़ूए गुफ्तगू इस वक्त उमामा थी जो इस वीकेंड पर भी इस्लामाबाद में मौजूद थी। बाबा, आपने ये बात नोट की कि मामा दिन ब दिन संजीदा होती जा रही है? वसीम ने कदरे छेड़ने वाले अंदाज में मामा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये तो मैं पिछले कई माह से नोट कर रहा हूँ। हाशिम मुबीन ने वसीम की बात पर बेटी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। मामा ने चावलों का चमचा मुंह में रखते हुए वसीम को घूरा। क्यों मामा, कोई मसला है? बाबा, ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी ख्वामख्वाह इसकी बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज़ की वजह से मसरूफ़ हूँ और संजीदा हूँ। हर कोई वसीम की तरह निकम्मा तो नहीं है ना? इसने अपने साथ बैठे वसीम के कंधे पर कुछ नाराज़गी से हल्का सा हाथ मारते हुए कहा। बाबा, आप ज़रा अंदाज़ा करें, मेडिकल के शुरू के सालों में इसका ये हाल है तो जब ये डॉक्टर बन जाएगा तब इसका क्या हाल होगा? वसीम ने मामा की तनबीह की परवाह न करते हुए इसका मजाक उड़ाया। सालों गुजर जाया करेंगे, मिसिस उमामा हाशिम को मुस्कुराते हुए। डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इन दोनों के दरमियान नोक झोंक हमेशा रहती थी। बहुत कम मौके होते थे जब दोनों इकट्ठे हों और इनके दरमियान आपस में झगड़ा ना हो। मुस्तकिल बुनियादों पर होने वाले झगड़े इन दोनों के बावजूद उमामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती भी वसीम के साथ थी। इसकी वजह शायद इन दोनों के ऊपर तले पैदाइश थी। और आप तसव्वुर करें, इस बार उमामा ने अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। उसने कंधे पर पूरी कुव्वत का मुक्का मार दिया। वसीम पर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। हमारे घर में एक डॉक्टर के हाथ में शिफा के सिवा और क्या हो सकता है? आप इसका मुज़ाहरा देख रहे हैं, मैं इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आजकल के डॉक्टर्स और मरीज़ों के साथ क्या सलूक करते होंगे। मुल्क में बढ़ती हुई शरअमवात की वजह क्या है? बाबा, इसको मना करें, मामा ने बिला इख्तियार हथियार डालते हुए हाशिम मुबीन से कहा। वसीम, हाशिम मुबीन ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए वसीम का झटका। वो बड़ी सादतमंदी से फ़ौरन खामोश हो गया। इसने पूरे लिफाफे को ग्राइंडर में खाली कर दिया और फिर इसे बंद करके चला दिया। खान सामा इसी वक्त अंदर आया। छोटे साहब, लाएं, मैं आपकी मदद कर दूँ। वो इसकी तरफ बढ़ा मगर इसने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। नहीं, मैं ख़ुद कर लेता हूँ। तो मुझे दूध का एक गिलास दो, इसने ग्राइंडर ऑफ करते हुए कहा। खान सामा एक गिलास में दूध लेकर आया, इसके पास चला आया। दूध के आधे गिलास में इसने ग्राइंडर में मौजूद तमाम पाउडर डाल दिया और एक चमचा से इसे अच्छी तरह हिलाने लगा और एक ही सांस में वो दूध पी गया। खाने में आज क्या पकाया है तुमने? इसने खान सामा से पूछा।
खान साहब ने कुछ डिशेस गिनवानी शुरू कर दी कि चेहरे पर कुछ नागवानी उभरी। मैं खाना नहीं खाऊंगी, सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इसने सख्ती से कहा और किचन से निकल गया। पैरों में पहनी हुई बाटा की चप्पल को वो फर्श पर तकरीबन घसीट रहा था। इसकी शेव बढ़ी हुई थी और आंखें सुर्ख थीं। शर्ट के चंद एक के सिवा सारे ही बटन खुले हुए थे। अपने कमरे में जाकर इसने दरवाजे को लॉक कर लिया और वहाँ मौजूद जहाज़ी साइज़ के म्यूज़िक सिस्टम की तरफ गया और कमरे में बोल्टन का व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन बुलंद आवाज़ में बजने लगा। वह रिमोट लेकर अपने बेड पर आ गया और औंधे मुँह बेतरतीबी के आलम में लेट गया। इसका रिमोट वाला बायां हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और मुसलसल हिल रहा था। इसके दोनों पाँव भी म्यूज़िक के साथ गर्दिश में थे। कमरे में बेड और इसके अपने हुलिये के अलावा हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर थी। कहीं पर कुछ भी बेतरतीब नहीं था, कहीं पर गर्द का एक ज़र्रा तक नहीं था। म्यूज़िक सिस्टम के पास मौजूद एवरी शेल्फ में तमाम ऑडियो और वीडियो कैसेट बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई थी। एक दूसरी दीवार में मौजूद रैक्स पर किताबों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कोने में बड़ी हुई कंप्यूटर टेबल से अयान था कि इसे इस्तेमाल करने वाला बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। कमरे के मुख्तलिफ दीवारों पर हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और वहाँ के बैंड्स के पोस्टर लगे थे। बाथरूम के दरवाजे और कमरे की खिड़कियों के शेवों को प्ले बॉय मैगज़ीन से काटी गई थी। कुछ मॉडल्स की न्यूड तस्वीरों से सजाया गया था। कमरे में पहली बार दाखिल होने वाला दरवाज़ा खोलते ही बहुत बुरी तरह चौंकता, क्योंकि बिल्कुल सामने खिड़कियों के शीशों पर मौजूद वो तस्वीरें चंद लम्हों के लिए देखने वालों को तस्वीरें नहीं बल्कि असल लड़कियां नज़र आती थीं। इन तस्वीरों को वहाँ लगाने के लिए ख़ास तरतीब का ख्याल रखा गया था। म्यूज़िक सिस्टम जिस दीवार के साथ मौजूद था, इसी दीवार के कोने में वहाँ व्यूअर पर एक इलेक्ट्रॉनिक गिटार लटकाया गया था और इसी कोने में एक बोर्ड भी स्टैंड पर रखा गया था। दीवार पर गिटार से कुछ फासले पर पिकोलो फ्लोट ऑबियो भी लटकाए गए थे। इस कमरे के मकीन को यकीनन म्यूज़िक से गहरी दिलचस्पी थी। बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार में मौजूद कैबिनेट में टीवी मौजूद था और इसी कैबिनेट के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ ट्रॉफीज़ शील्ड्स पड़ी हुई थी। कमरे का चौथा कोना भी खाली नहीं था। वहाँ दीवार पर मुख्तलिफ रैकेट्स लटके हुए थे। इनमें से एक टेनिस का था और दूसरा स्कॉश का। इन रैकेट्स के दीवार पर लटकाने से पहले नीचे पोस्टर्स लगाए गए थे और फिर रैकेट्स को इस तरह लटकाए गए कि यूँ लगता था जैसे वो रैकेट्स इन खिलाड़ियों के पकड़े हुए हों। टेनिस के रैकेट के नीचे गिब्रिया स्पायरी का पोस्टर था, जबकि स्कॉश के एक रैकेट के नीचे जहांगीर खान का पोस्टर था, जबकि दूसरे रैकेट के नीचे रॉडनी मार्टिन का। कमरे में वाह जगह बेतरतीबी थी। वो बड़ा डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्क की बेड। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग द एपिसोड फॉर द डे। उम्मीद है आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि हमारी स्टोरी कैसी रही, और आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मौका दें कि हम अपने चैनल के 1K सब्सक्राइबर पूरे करें और वॉच टाइम पूरा करें। डेफिनेटली आपकी सपोर्ट चाहिए। बिना आपकी सपोर्ट के हम कैसे इस चैनल को प्रमोट कर सकें। डेफिनेटली आपका ताउन हमें प्रमोट करता है और आपका ताउन ही है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और आपकी मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं और अगले एपिसोड को डिस्क्राइब करते हैं। माशरे में कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिन्हें हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें अल्फाज में बयान करना पड़ता है, और उन कहानियों को अल्फाज में बयान करने से ही हम समझते हैं कि उन कहानियों का क्या असल मकसद है। डेफिनेटली वी विल डू आवर बेस्ट ताकि आपको और अच्छा सुनने को मिले। बाकी अपनी राय से आप हमें आगाह कर सकते हैं। आपको कहानी में कहाँ पे कुछ खराबियाँ लगें, कुछ कमेंट्स हों आपके, आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी ही बहुत सारी और भी कहानियों को अपलोड करेंगे। डिफरेंट नॉवेल्स को डिफरेंट टॉपिक्स में हम बात करेंगे, और सून वी विल बी अपलोडिंग आवर ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर, सो ताकि आप हमसे कांटेक्ट कर सकें, अपनी सजेशंस और आरा दे सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुलेमान और आप सुन रहे हैं उर्दू वर्ल्ड वॉइस। थैंक यू।